डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का GSECL जेई के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस पूरे सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके जेई एग्जाम में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जो मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और जिन लोगों ने देख लिया है उनसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप उन सारे फंडामेंटल पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फोरियर सीरीज, एंड बिलीव मी, और आपने पेपर भी देखे होंगे एटलीस्ट एक क्वेश्चन, और पिछले कुछ साल का अगर आप पेपर देखो तो 2 क्वेश्चन फोरियर सीरीज से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो आज की वीडियो है और इसके बाद आने वाली वीडियो जो फोरियर सीरीज पे बेस्ड होगी, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोरियर सीरीज का फंडामेंटल समझ जाते हो तो इजीली आप दो मार्क्स तो लेके आ जाओगे यहाँ पे मैथमेटिक्स के। हाँ, ये अलग बात है कि फोरियर सीरीज को सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, हेजिटेट भी होते हैं कई बार, हम अप्रोच ही नहीं करना चाहते हैं यार कि इतना बड़ा है। बट बिलीव मी, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे कि आप चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाओ। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, क्योंकि फोरियर को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लोगों को वही याद नहीं है, फार्मूला ही याद नहीं है, फार्मूला याद है तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आप आसान भाषा में समझ लें और एटलीस्ट एग्ज़ाम में जाके कर पाएँ कि जो आपके मार्क्स हैं वो ना कटे फोरियर सीरीज पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके डाउट डिस्कशन के लिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। Educating today for better tomorrow. और जो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, हम डायरेक्टली सोल्यूशन पे मूव करते हैं। फोरियर का बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी एग्जाम के जैसे हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। बस बेसिक आप जान लो कि जो फोरियर सीरीज होती है इसका यूज हम सिग्नल के एनालिसिस में करते हैं। अब जो फोरियर सीरीज होती है ये कहती है कि कोई भी फंक्शन है ना, आपके पास कोई फंक्शन f(x) है और इसकी जो लिमिट दिया गया है या फिर जो इंटरवल है जहाँ पे आप इसका एक्सपेंशन करना चाहते हो, दैट इज गिवन टू यू कि ये अल्फा हो और x दैट इज अल्फा प्लस 2 पाई हो, इस टाइप का अगर कहीं पे इंटरवल दिया गया है तो इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। उनका एक्सपेंशन क्या है, मतलब किस तरीके से आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये कहते हैं कि f(x) इज इक्वल टू होता है दैट इज a0/2। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। कैसे आया, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको याद रखना, और ऐसा नहीं कि इसको याद रखना बहुत रॉकेट साइंस की चीज़ है। आसान सा फॉर्मूला है एक, दैट इज सिग्मा n यहाँ पे होता है n 1 to इन्फिनिटी वेरी करता है। ध्यान रखना, निगेटिव वैल्यू नहीं होती इसकी, पॉजिटिव होती है वैल्यू, 1 से इन्फिनिटी वेरी करता है, दैट इज an। और यहाँ पे होता है आपका cos nx, प्लस होता है आपका अगेन समेशन होता है दैट इज n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। और यहाँ पे अब bn आ जाता है एक नया कॉफिशिएंट, एंड यहाँ पे जो फंक्शन होता है cos का साइन हो जाता है, तो साइन nx। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको देख के आप कहोगे कि मतलब हम सिग्नल जो होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं साइन और कोसाइन में, थोड़ा आसान हो जाता है। ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो एनालिसिस हमारी आसान हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल कर देते हैं हम। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो कॉफिशिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये n जिनको यहाँ पे आपसे पूछा भी गया है, यहाँ पे a5 आपसे पूछा गया है, ये जो कॉफिशिएंट होती हैं इनकी अलग वैल्यू होती है और इसको भी याद रखना आसानी है। जैसे a0 इज इक्वल टू होता है 1/π, दैट इज 1/π, और ये होती है आपकी लिमिट, जो भी लिमिट दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, अल्फा प्लस 2π, ये लिमिट है आपकी, एंड f(x) dx, ये तो आपको दिया गया। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड हम फाइंड आउट करते हैं an, दैट इज ऑल्सो 1/π, अगेन लिमिट इज सेम, दैट इज अल्फा। सबके लिए लिमिट तो सेम ही रहने वाली है ना, दैट इज अल्फा प्लस 2π, और यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है दैट इज f(x), और ये वाला जो टर्म है ना वो यहाँ पे लिख देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज cos nx, और ये dx। उसी तरीके से vn की वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1/π, और अगेन जो लिमिट है इज सेम, दैट इज अल्फा प्लस 2π, और ये तो f(x) तो रहेगा ही, हमारा फंक्शन है। और यहाँ पे cos के जगह पे अब bn का कॉफिशिएंट, bn का जो फंक्शन है, bn का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ले लेंगे, तो दैट इज sin nx। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हम इसको 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं।
तो ये बस ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर है आपसे ये नहीं पूछता है, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है, आसानी से आप फाइंड आउट कर लेते हो, इसलिए इसको नहीं पूछा जाता है। जनरली आपका ए जो होता है AN वो पूछा जाता है या फिर BN पूछा जाता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको अभी समझाऊंगा 1 बाय 1 करके। हाँ, इनमें थोड़े से आप देखोगे, जब आप क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये यहाँ पे लिमिट क्या दिया गया है, -π से पाई दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अल्फा की वैल्यू अगर हम -π रख देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हम अगर हम -π रखते हैं तो हमारी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, -π हो जाएगी। और यहाँ पे जो अल्फा प्लस 2 अल्फा है, अल्फा प्लस 2 पाई है, यहाँ पे -π रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। मतलब अल्फा की एक वैल्यू यहाँ पे, आज सपोज करिए अल्फा को हम 0 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 2π हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन 0 to 2π हो जाएगा। तो जनरली इस फॉर्मेट में आप देखते होगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अल्फा कहाँ से आ गया, या फिर -π to 2π है तो क्या करेंगे, इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं सोचना। आपको बस फॉर्मेट देखना है कि इस फॉर्मेट में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फोरियर सीरीज और एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपसे वैल्यू ये सारी पूछता है। अब इनको फाइंड आउट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और अब आगे हम अपने सोल्यूशन पे बढ़ें। इस जो हमको यहाँ पे पूछा गया है fx² का A5 पूछा गया है, इसका सोल्यूशन करें उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है ये इवन नेचर का है या फिर ऑड नेचर का है। अब आप कहोगे इसका क्या फ़ायदा है, चेक क्यों कर रहे हैं, या फिर नहीं करेंगे तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत सॉल्व होगा। तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप नहीं करोगे, बस आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, गलती कुछ नहीं होगी। कर लोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी जब आपके पास रिजल्ट पड़ा हुआ है करके, तो भैया क्यों एक्सपेरिमेंट करना है, सिंपल इज दैट। अब आप कहोगे कि ठीक है एक और झंझट आ गया, ये इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अगर कोई फंक्शन है दैट इज x को हम -x से रिप्लेस कर देते हैं और अगेन हमको fx मिल जाता है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है। अब हमारे पास जो फंक्शन है इसको देखिए, ये हमारा इवन है कि ऑड है। तो अगर हम fx माइनस एक्स के जगह पे हमारा जो ये x² है ना, इस x के जगह पे -x² कर देते हैं, वैल्यू क्या आएगी, x² आएगी। x² किसके इक्वल टू है भाई, fx के इक्वल टू है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं fx। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि f माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, हमारे पास fx है। वेरी सिंपल इज दैट ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है ये किस नेचर का है, इवन नेचर का है। अब आप कहोगे कि इवन नेचर हो गया, इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये है कि b वाला कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई फंक्शन इवन नेचर का होगा तो bn इक्वल टू 0 होगा। आप नहीं मानोगे तो फाइंड आउट कर लेना bn की वैल्यू, जैसे यहाँ पे an की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे ही bn की करेंगे। अल्टीमेटली कैलकुलेशन करने के बाद आपको 0 ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि यही वाला फंक्शन अगर ऑड होता है तब क्या होगा। ऑड का मतलब ये होता है कि हम अपने फंक्शन में अगर -x रखते हैं तो हमारा फंक्शन हो जाता है -fx के बराबर। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फंक्शन हमारा कहलाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। और ऑड फंक्शन के लिए आपकी an की वैल्यू 0 हो जाएगी, a0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको an फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि इसका भी एग्जाम्पल बता दूं मैं, तो बिल्कुल है। जैसे साइन -x अगर आप रखते हो तो आपकी वैल्यू आती है -sin x। अगर मान लीजिए यहाँ पे fx की वैल्यू दिया रहता sin x, तो हमारा फंक्शन कैसा होता, ऑड होता, क्योंकि जो साइन है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना है कि आपका फंक्शन इवन है कि ऑड है। अब ये काम हमारा यहाँ पे हो गया है कि अभी के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक इवन नेचर का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे b की वैल्यू हमको नहीं फाइंड आउट करनी है, केवल a वाली कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे an की वैल्यू तो हमसे पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। an की वैल्यू हमसे पूछा है, दोनों कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम a0 की। हालांकि पूछा तो नहीं गया बट इन फ्यूचर मान लीजिए पूछ ले, तो a0 की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला आप सभी को पता है। फॉर्मूला क्या है भाई, दैट इज 1/π। जो आपकी लिमिट है, लिमिट क्या है, -π से π, यही लिमिट दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, दैट इज fx dx। वेरी सिंपल। चलिए एक्सपेंड कर दीजिए। ये आपको जो डिफिनिट इंटीग्रल दिख रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है, कभी पढ़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा हमने कुछ पढ़ा था
कि अगर माइनस पाई से पाई है, मतलब माइनस ए टू ए लिमिट है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 0 टू पाई कर देते हैं। कुछ इस तरीके से पढ़ा आपने, जो इंटीग्रेशन है उसकी प्रॉपर्टी होती है ये। तो मैं कर दे रहा हूँ, कहाँ से आया है एक बार फॉर्मूला आप देख लेना, उस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई पाई इंटीग्रेशन में, अब लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 टू पाई हो जाएगी। एफ एक्स क्या दिया गया है आपको, एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया गया है। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या, नहीं है ना, ये तो आसान सा इंटीग्रेशन है, आता होगा। क्या होता है भाई, n+1 होता है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 + 1 क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, जो ये रहता है वही यहाँ पे रख लेते हैं, 0 टू पाई। वेरी सिंपल, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएंगे, वैसे अपर लिमिट रखते हैं पहले, तो अपर लिमिट लिख लो, तो ये पाई क्यूब हो जाएगा। सिंपल, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई, एक पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये आपका ए नॉट की वैल्यू आ गई, बट ये आपके काम की है नहीं, क्योंकि ये आपसे पूछा ही नहीं गया है। आपसे पूछा गया क्या है भाई, A5 की वैल्यू, मतलब A1, A2, A3, A4, A5। आप कहोगे इतना बाद में आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला निकाल के दे देता हूं, उसमें ऑटोमेटिकली आप n की वैल्यू 1, 2, 3 रखते जाओगे और आपको A1 से लेके जितनी की वैल्यू फाइंड आउट करना है वो ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। तो वो जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, पहले तो ये पता कर लो आप, an का फॉर्मूला आप सभी को पता है, यही वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 बाई पाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना, ये जो लिमिट है उसको मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भैया, 0 टू पाई, हमारा फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आता है cos nx, यही आता है ना cos nx, दैट इज dx। अब ये लिखने के बाद आपका मुश्किल दौर स्टार्ट होता है। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे तो 2 फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, और हमको तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझ में आता नहीं है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, गलती हो जाती है। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सॉल्व करने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता भी होगा और आपने उससे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, बट मैं आपको वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आसान तरीका बता देता हूँ जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे आपको ना एक डिफरेंशिएशन लिख लेना है, एक इंटीग्रेशन लिख लेना है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आता है। अब हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो कुछ टाइम बाद 0 हो जाए डिफरेंशिएट होके। इंटीग्रेट किसको करेंगे, अब जब एक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 होने की पॉसिबिलिटी किसकी, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर को कितनी बार इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिख लो, दोबारा डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब काम खत्म हो गया। दूसरे साइड हमको क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले फंक्शन लिखा है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है। दूसरे में हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरे में हम स्टार्टिंग में ही यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन रखेंगे। कौन सा, जो हमारा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है cos nx, तो डायरेक्टली मैं इसको इंटीग्रेट करके रखना हूँ, तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज sin nx डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n। ठीक है, फिर से इसको क्या करना है हमको, फिर से इस वाले फंक्शन को अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब इस बार ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन का कॉस होता है, सॉरी साइन बार बार नहीं लिखना भैया, तो ये हो जाएगा साइन का कॉस nx। अब की बार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि एक n फिर से आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, अरे सॉरी इंटीग्रेशन करना है, बार बार मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस बार तो पॉजिटिव आता है, बट नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है, तो फिर से क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। बट यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, कॉस का क्या होता है, साइन होता है ना, तो कॉस का साइन nx, और यहाँ पे n क्यूब हो जाएगा, सॉरी एक n और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n क्यूब हो जाएगा। प्रॉपर्ली लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका n क्यूब हो जाएगा, तो पता है ना, क्योंकि ये जो nx है, दो चीज़ है ना यहाँ पे, cos nx एक फंक्शन हो गया, फिर एक nx दूसरा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, आपका n क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पता चल गया। यहाँ पे करने की जरूरत है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि इसके सामने ये तो है 0, इसके सामने जो आएगा भैया ये उसको बना देता है मल्टीप्लाई होके 0। तो यहाँ पे कुछ भी आए वो तो अल्टीमेटली 0 ही होने वाले हैं, तो लिखने की जरूरत है नहीं। दूसरा क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन लिखना है,
ऊपर से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव, यहाँ पे लिखोगे नेगेटिव, यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन हो कि पहले से कोई साइन हो, तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसी तरीके से अल्टरनेटिव साइन करते जाना है। अगर कोई है तो उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको पॉजिटिव लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे पहले से नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बनेगा वो लिख लेना। मान लीजिए यहाँ पे हमको नेगेटिव लिखना और पहले से नेगेटिव है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एज इट इज आपको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। वही हो गया इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब an इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2/पाई अंडर रूट बोल रहा हूँ, इन ब्रैकेट ये इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई n। दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगेन माइनस है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे भैया, प्लस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2x, ये क्या है cos nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, प्लस देखो ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, दैट इज 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 2 sin nx डिवाइडेड बाई n क्यूब, और लिमिट तो आपके पास ऑलरेडी है 0 to पाई। ठीक है, ये हो गया। अब आपको सभी को पता होगा कि जो पाई है ये तो 80 डिग्री, अब कास जो साइन है वो तो हमेशा जीरो ही होगा, साइन तो 180 0 0, तो कहीं पे भी साइन है तो वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। कॉस की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो कॉस की वैल्यू आपको पता है क्या होती है भाई, -1 होती है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos n पाई इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो ना, -1 to the power n। अब डिपेंड करता है, n इवन हुआ तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, n ऑड हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, तो बस लिख लेते हैं यहाँ पे। बाकी साइन वाला तो जीरो हो गया ना आपका, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म भी जीरो हो गया। बचा कौन सा आपका, बस कॉस वाला बचा है, तो कॉस वाले को लिख लेते हैं। 2 पाई हमारे पास ऑलरेडी है, 2/पाई है, उसको कहीं आप ले नहीं जाओगे और भूलोगे भी नहीं। बहुत बार क्या होता है, साइड में लिखा रहता है तो आप अपने आप से भूल जाते हो। तो ये वाला टर्म हमको लिख लेना है यहाँ पे। क्या बचा आपका ये टर्म, दैट इज 2 पाई। अब साइन की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू रख देता हूँ ना यार, क्या फर्क पड़ता है, तो 2 पाई हो गया। यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया -1 भाई कास, इस पूरे की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ना, पूरे की वैल्यू ऊपर n लिख देते हैं अपने मर्जी से। अपने मर्जी से कैसे लिख रहे हैं भाई, क्योंकि n यहाँ पे है ना हमारे पास, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ऑलरेडी हमारे पास n स्क्वायर है। अब आप कहोगे कि भैया ये जीरो कहाँ पे चला गया, जीरो भी तो लिखेंगे, देखो साइन 0 और यहाँ पे तो देखो एक्स स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे भी जीरो आएगा, तो ये तो गए काम से, वैसे भी साइन 0 होता है। कॉस वाला कहोगे बचेगा ना, तो यहाँ पे x है ना भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और ये वाला 0, मतलब 0 रखेंगे तो सबका काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा केवल यही बचेगा। यहाँ पे देखो ये पाई इस पाई से हो जाएगा कैंसिल्ड आउट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया 4 - 1 to the power n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया, आपका जो कॉफिशिएंट है an, या फिर जिसे हम कहते हैं यूलर्स फार्मूला। इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था ना सारा, ये a0 an bn, इनको क्या कहते हैं हम, यूलर्स फार्मूला भी कहते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना कहीं पे मेंशन किया गया हो। तो ये जनरल फार्मूला आ गया आपसे, और आपके यहाँ पे पूछा क्या गया है, a5 की वैल्यू पूछा गया है ना, तो बस n की वैल्यू 5 रख दो। यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख देंगे तो a5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 रहने वाला है, ये 5 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। मतलब हम ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आगे माइनस रख देता हूँ ना, तो यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्या आपके ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल जो सेकेंड ऑप्शन है आपका वहाँ पे दिया गया है। कलर थोड़ा कर लेते हैं चेंज, तो यहाँ पे आपको वो नजर आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपसे ये 3 पूछता, ये 5 पूछता, ये 7 पूछता, कुछ भी पूछ ले यार, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है भाई, n की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से इन्फिनिटी तक। तो कोई भी चीज़ पूछ ले आपसे, सिंपली यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर यहाँ पे इवन वैल्यू रहती है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि प्लस वाले साइन वाले होंगे। अगर ऑड रहती है n की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि नेगेटिव वाला रहेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल टर्म पर पता चल गया आपको। इस तरीके से अगर ये फंक्शन है तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है।
उम्मीद करता हूं कि एक आइडिया हो गई होगी कि किस तरीके से आप an फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको bn भी फाइंड आउट करना है। bn के फॉर्मूला cos के जगह पे क्या आ जाता है, cos nx के जगह पे आ जाएगा sin nx, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है आपको इसको कोशिश करना है, फंक्शन आपको दिया गया है दैट इज e⁻⁻x। अब आप कहोगे कि इससे पहले जो मैंने इंटीग्रेशन का मेथड बताया था जिसमें कह रहा था कि जो पहला फंक्शन है वहाँ तक लेना है जहाँ तक वो 0 हो जाए, मगर e⁻x तो 0 होगा नहीं, अब कहाँ तक लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, वो मैं आपको जब सोल्यूशन करवाऊंगा तो बता दूंगा। बट अभी के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका है आपका, जिस तरीके से आप इंटीग्रेशन करते हो, वो लास्ट में आई आपका इंटीग्रेशन, इसको आई एज्यूम कर लेते हैं हम, फिर लास्ट में आई बचता है, फिर इधर वाला माइनस आई इधर आके 2i हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो वो वाला मेथड आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से करना है। अगर ऐसा फंक्शन है जो 0 नहीं होता है तो उस ट्रेडिशनल तरीके से आपको करना है, नहीं होगा तो डेफिनेटली जो शॉर्टकट है वो तो मैं आपको जब इसका सोल्यूशन करवाऊंगा तो बता दूंगा। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं। यहाँ पे आंसर जो GSECL का दिया गया था, मुझे पता नहीं कि पाई दिया गया था या कुछ और, बट आपको सॉल्व कर लेना है। पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है ये आपको बताने हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।